चलो देखो, अब देखा जाए हम लोग एकरा से पहले क्लास 12 हिंदी चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर निबंध का लेखक परिचय, उसके बाद इसकी व्याख्या और इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव देख चुके थे। और अब हम लोग देखते हैं अर्धनारीश्वर निबंध का प्रश्न अभ्यास। तो देखा जाए इसमें क्या कहता है प्रश्न उत्तर में। सबसे पहला क्या कहता है, पहला क्वेश्चन है कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तो क्या क्वेश्चन बोला? क्वेश्चन ऐसा बोला कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस विचार से, इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखें। तब देखा जाए बाबू इसके प्रश्न उत्तर में क्या होगा कि यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती, किसके बीच? यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। तो बहुत संभव था कि महाभारत ना मचता। लेखक के इस कथन से हम लोग बिल्कुल क्या है, सहमत हैं। क्योंकि महिलाएं जब संधि की वार्ता करती है, महिलाएं जब बात विचार करती है कोई लड़ाई झगड़े पर, तब क्या है, जब ये बात विचार करती है तो ये विनम्रता से बात करती है। किससे बात करती है? तो विनम्रता से बात करती है, जिससे युद्ध होने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए लेखक का यह कथन बिल्कुल सत्य है, सही है। ठीक, अब देखा जाए अब दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न ऐसा है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी? आज इसकी क्या सार्थकता है? नहीं, अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना है इसकी कल्पना काहे किया गया होगा और आज इसकी क्या सार्थकता है, आज इसकी क्या स्थिति है, इसके बारे में देखा जाए। तो क्या कहता है इसके उत्तर में? कहता है अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई होगी कि पहले नर और नारी दोनों एक समान थे। पहले का जो समाज था उसमें नर और नारी को एक समान, दोनों को एक समान माना गया था। और क्या कहता है, और दोनों का कर्म क्षेत्र और दोनों का धर्म एक ही था। इसलिए पहले नर और नारी को एक समान माना जाता था। क्या माना जाता था? पहले नर और नारी को एक माना जाता था। इसलिए नर और नारी को एक साथ मिलाकर अर्धनारीश्वर माना गया। क्या बनाया गया? नर और नारी को एक साथ मिला करके अर्धनारीश्वर बनाया गया, जिसका अर्थ होता है आधा नर और आधा नारी। लेकिन आज का समाज को देखा जाए, अगर आज के समाज को देखते हैं तो अर्धनारीश्वर है ही नहीं। आज के समाज से अर्धनारीश्वर बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पुरुष अपने आप को पुरुष समझता है और वहीं पर स्त्री जो है क्या है, स्त्री जो है अपने आप को स्त्री समझती कि हम स्त्री है नहीं। और नर का कर्म क्षेत्र अलग है, तो वहीं पर अगर नर का कर्म क्षेत्र अलग है तो वहीं पर क्या है, नारी का भी कर्म क्षेत्र क्या है, अलग है। नारी का भी कर्म क्षेत्र अलग है और इसलिए क्या है, आज के समाज से अर्धनारीश्वर विलुप्त हो चुके हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न में क्या कहता है,
तो तीसरा नंबर प्रश्न में कहता है ऐसा कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद के चिंतन से दिनकर क्यों असंतुष्ट थे। नहीं, जब इसकी व्याख्या किए थे तब इसमें बताए थे कि रामधारी सिंह दिनकर जी जो है लेखकों और कवियों से क्या थे, असंतुष्ट थे। उन्होंने उनको चोट पहुंचाया दिनकर जी को, लेखकों और कवियों ने। तो क्या कहता है इसके उत्तर में लिखेंगे हम लोग, क्या देखते हैं क्या कहता है। रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद जी के चिंतन से दिनकर जी इसलिए असंतुष्ट हैं क्योंकि इन तीनों ने अपने चिंतन कविताओं में, अपने चिंतन में, अपनी कविताओं में नर और नारियों के बीच असमानता उत्पन्न किया था। क्या उत्पन्न किया था? नर और नारी के बीच भेदभाव उत्पन्न किया था, असमानता उत्पन्न किया था, असमानता उत्पन्न किया था। और उसके बाद नर और नारी को समान अधिकार नहीं दिया गया था, इसलिए दिनकर जी जो है इन तीनों से असंतुष्ट थे। नहीं, दिनकर जी जो है इन तीनों लेखकों और कवियों से, रविंद्रनाथ प्रसाद जी और प्रेमचंद जी से असंतुष्ट थे। ठीक, अब देखा जाए बाबू क्या कहता है चौथे प्रश्न में। तो चौथा प्रश्न में क्या कहता है कि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। तो व्याख्या किए थे, तो इसके बारे में भी बड़ी अच्छे से बताए थे, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के बारे में। तो देखा जाए क्या कहता है प्रवृत्ति मार्ग। तो प्रवृत्ति मार्ग में वैसे लोगों को शामिल करा गया है। प्रवृत्ति मार्ग जो लोग प्रवृत्ति मार्ग में वैसे क्या कहता है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को इस प्रकार से समझा जा सकता है, जिसमें प्रवृत्ति मार्ग में क्या कहता है इसमें प्रवृत्ति मार्ग में कि वैसे लोग जो अपना जीवन घर में रहकर व्यतीत करते हैं, घर पर ही रह करके अपना जीवन बिताते हैं, यानी कहने का मतलब क्या है, अपने परिवार के साथ रह करके जीवन व्यतीत करते हैं, उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है। और वही निवृत्ति मार्ग में देखा जाए तो निवृत्ति मार्ग में क्या कहता है कि वैसे लोग जो अपना जीवन घर के बाहर रहकर, घर के बाहर रहकर सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं, यानी सन्यासी साधु संत महात्मा के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, उसे ही निवृत्ति मार्ग कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे निवृत्ति मार्ग का। अब पांचवा प्रश्न क्या कहता है? पांचवा प्रश्न ऐसा है कि बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो देखा जाए क्या कहता है इसमें कि बुद्ध ने आनंद से कहा था कि आनंद, नारियों को हमने भिक्षुनी बनने का अधिकार दे दिया है। क्या कहा गौतम बुद्ध ने कहा था आनंद से, अपने शिष्य आनंद से कहा था कि आनंद, हमने नारियों को भिक्षुनी बनने का अधिकार दे दिया है। तो अब जो है महिलाएं 5 सहस्त्र साल के बजाय नारियां जो है 500 वर्षों तक भिक्षुनी बन सकती है। कितने वर्षों तक? 5000 साल के बजाय 500 वर्षों तक भिक्षुनी बन सकती है। छठा प्रश्न क्या कहता है? छठा प्रश्न ऐसा है इसमें कि स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मनसा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? छठा प्रश्न कहता है कि स्त्री को जो है अहेरिन, जादूगरनी, नागिन, ये सब कहने के पीछे पुरुष की क्या मनसा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? क्या ऐसा कहना उचित है? ऐसा प्रश्न कहता है छठा नंबर में। तो देखा जाए इसका आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या कहता है स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे पुरुषों की यही मनसा होती है, यही मकसद होता है कि पुरुष अपने कमजोरी को छुपाकर
औरत का दोष देते हैं। पुरुष अपने कमजोरी को छुपा करके औरत का दोष देते हैं और स्त्रियों को ऐसा कहना उचित नहीं है, और स्त्री के बारे में ऐसा कहना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां भी औरतों का सम्मान नहीं करेगी और वो भी स्त्रियों को जादूगरनी, अहेरिन और नागिन कह करके ही पुकारेगी। ये था छठा प्रश्न। उसके बाद क्या है, उसके बाद सातवां प्रश्न में क्या कहता है, सातवां प्रश्न ऐसा है कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हुई, कब से शुरू हुई नारी की पराधीनता। तो देखा जाए इसमें क्या पढ़े थे हम इसमें चैप्टर में कि जब इस दुनिया में कृषि का विकास नहीं हुआ था तब लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाते पीते थे, एक साथ टहलते बुलते थे और एक साथ सोते भी थे। लेकिन जैसे ही कृषि का विकास हुआ तो कृषि के विकास होने के बाद पुरुष का कर्म क्षेत्र और स्त्रियों के कर्म क्षेत्रों को बांट दिया गया। पुरुष घर के चौहर दीवारी में काम करने वाले और महिला जो है घर के चौहर दीवारी के अंदर काम करने वाले रह गई। तो देखा जाए इसके आंसर में क्या कहता है, कहता है कि नारी की पराधीनता जब कृषि का विकास हुआ तो उसी समय से नारी की पराधीनता शुरू हो गई। नहीं, जब खेती बाड़ी का इस दुनिया में विकास हुआ तब से नारी की पराधीनता शुरू हुई और कहता है शुरू हो गई, और कृषि इतिहास का सबसे पहला विकास था और वहीं से नारी की पराधीनता शुरू हो गई। सबसे पहला विकास तो मानव का कृषि ही था और कोई विकास हुआ ही नहीं था इसके पहले। नहीं, अब देखा जाए क्या कहता है, अब देखते हैं हम लोग आठवां प्रश्न। अब आगे आठवां प्रश्न देखते हैं। तो आठवां प्रश्न में क्या कहता है, कहता है इसमें प्रसंग स्पष्ट करें। तो प्रसंग स्पष्ट करने का मतलब कहता है क्या, अर्थ स्पष्ट करें। क्या करें, अर्थ स्पष्ट करें। तो देखा जाए हम लोग इसमें इसके का नंबर प्रश्न में क्या कहता है, 8 के, तो क्या कहता है इसमें, कहता है प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। नहीं, तो क्या कहता है, कहता है हर एक पत्नी अपने पति को उसी दृष्टि में देखती है जैसे लता जो है वृक्ष को अपनी दृष्टि से देखता है। ठीक, ऐसा। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम लोग कि प्रस्तुत पंक्ति हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से ली गई है। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो इस प्रश्न के अनुसार बताना चाहते हैं कि, नहीं, जो प्रश्न है इस प्रश्न के अनुसार बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार लता पेड़ पर निर्भर होता है, जिस प्रकार से लता जो है पेड़ पर निर्भर होता है कि पेड़ के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं है, पेड़ का बिना उस लता की कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति पर निर्भर होती है। किस पर निर्भर होती है, अपने पति पर निर्भर होती है। और जब पति हमारा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, ऐसी पुरुष की स्त्रियों का मकसद होता है। नहीं कि जब पुरुष नहीं, हमरा दमिए नहीं है तो हम रह करके क्या करेंगे, नहीं ऐसी। तो देखा जाए, अब देखा जाए ये का नंबर में हम लोग देख लिए। अब खा नंबर प्रश्न में क्या कहता है, खा नंबर प्रश्न ऐसा है कि जिस पुरुष में नारित्व नहीं अपूर्ण है, जिस पुरुष में नारित्व नहीं वो अपूर्ण है। तो देखते हैं इसमें क्या कहता है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे वही प्रस्तुत पंक्ति हिंदी दिगंत भाग 2 के गद्य खंड के
अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध से ली गई है, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जो इस प्रश्न के अनुसार बताना चाहते हैं या कहते हैं कि जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं है, क्या नहीं है, जौना पुरुष में नारी के गुण नहीं है, वो क्या है, जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं है वो क्या है, नारी को गुण नहीं है वो क्या है, वो अधूरा है, वो क्या है, अधूरा है। अर्थात इस चैप्टर में हम लोग देखे थे कि स्त्री क्या है, जब स्त्री जो है पुरुष का गुण धारण करती है तब उसको राक्षसी कहा जाता था, लेकिन वही जब पुरुष स्त्री का गुण धारण करता था तब क्या कहा जाता था, तब उसको क्या कहा जाता था, तब उसको कहा जाता था क्या, तब उसको क्या कहा जाता था, तब उसको नारीत्व कहा जाता था। किसको, पुरुष को, जो क्या है, जिस पुरुष में नारी के गुण समाहित होते थे। नहीं, अब देखा जाए 9वां प्रश्न में क्या कहता है, तो 9वां प्रश्न में कहता है कि जिसे भी, 9वां प्रश्न कहता है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे। नहीं, क्या बोला कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे, ये कहता है। तो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर में क्या कहता है। कहता है क्या इसमें, कहता है नर और नारी समाज में एक समान होते हैं, नर और नारी समान में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, और नर और नारी, पुरुष और स्त्री के मिलने से ही क्या होता है, एक पहिया का निर्माण होता है जिससे समाज की गाड़ी चलती है। तो क्या कहता है, और इसलिए जो काम पुरुष कर सकता है वही काम स्त्रियां, नारी भी कर सकती है। इसलिए नर और नारी का कर्म क्षेत्र एक ही होना चाहिए। तो जो काम पुरुष कर सकता है वही काम महिलाएं भी कर सकती है। तो नर और नारी में फिर कर्मों में भेदभाव क्यों कि तुम चार दीवारी के अंदर करोगी और पुरुष बाहर कार्य करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सभी दोनों का कर्म क्षेत्र क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उसकी बराबर मजदूरी भी होनी चाहिए। ठीक। 10वां प्रश्न ऐसा है इसमें कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों को सार रूप में प्रस्तुत कीजिए। क्या कहता है कि दिनकर जी का जो विचार है उनके विचारों को सार रूप में प्रस्तुत कीजिए, ऐसा कहते हैं दिनकर जी। तो देखा जाएगा, कहता है इसके उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे कि अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी ने यह कहा है। किसने कहा है, दिनकर जी। दिनकर जी ने यह कहा है कि समाज में स्त्री और पुरुष को बांट दिया गया है। स्वाभाविक सी बातें हैं, आज का समाज बिल्कुल वही है, स्त्री और पुरुष बिल्कुल बटे हुए हैं, और उसके कर्म क्षेत्रों को भी बांट दिया गया है। स्त्री और पुरुष के कर्म क्षेत्रों को भी बांट दिया गया है। स्त्री को घर के चार दीवारी के अंदर काम करने वाली, तो वहीं पुरुष को घर के चार दीवारी के बाहर काम करने वाला मान लिया गया है। कहता है लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन स्त्री और पुरुष के कर्म क्षेत्रों का बंटवारा नहीं होना चाहिए, और यही दिनकर जी हम लोगों को बताना चाहते हैं। करना चाहते हैं दिनकर जी, यही हम लोगों को बताना चाहते हैं। चलो देखा जाए। अब हुआ ये चैप्टर समाप्त, अर्धनारीश्वर निबंध का पूरा लेखक परिचय, पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसकी व्याख्या और इसका प्रश्न उत्तर। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला 5वां चैप्टर, रोज कहानी।